In this video we will continue our chapter chemical bonding. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था बच्चों कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है। हमने देखा था एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है और जिसे हमने नाम दिया था आयोनिक बॉन्ड। And in this video we will discuss about ionic compounds. Ionic compounds ऐसे कंपाउंड है जिनमें आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज अवर आयोनिक कंपाउंड। लाइक NaCl। NaCl में क्या होता है बच्चों, Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Na प्लस बनाता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl माइनस बनाता है, और इस तरह से Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और NaCl जो कंपाउंड बनकर के तैयार हुआ बच्चों वो क्या होगा, हमारा आयोनिक कंपाउंड। तो चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, या जो आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, या जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, द compounds formed by transfer of electrons between two atoms are called ionic compounds. आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, the compounds formed by ionic bond between two atoms are called ionic compounds. Example, तो देखिए मेटल नॉन मेटल के 90% मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है 90% 95% वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। कुछ एक दो कोवेलेंट होते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में वहां डिस्कस करेंगे। एग्जांपल हमारा फेवरेट NaCl, KCl, MgCl2 और CaCl2 ले सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, एग्जांपल चाहूं तो मैं बोर्ड भी भर दूं तो पूरे नहीं होंगे। चलिए अब जो हमारे मुद्दे की बात है, जो हमें सीखना है आज, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आखिर आयोनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे हम, इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है आखिर किस स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस, किस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में, रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, और साथ ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है बच्चों, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में ये अरेंज होते हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट की बात मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा दे एग्जिस्ट इन व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये रूम टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, ऐसा आप कभी मत सोचना कि जब NaCl है तो एक Na+ और एक Cl-, कभी इतने एक तो होते ही नहीं, कम से कम एक सबसे छोटी यूनिट सेल जब बनती ना तो उसमें 6 Na+ और 6 Cl- एक दूसरे से जुड़े होते हैं मिनिमम, यानी कि ये झुंड में चलते हैं, हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल लाइन की तरह ये झुंड में चलते हैं, इसीलिए इनकी जो बॉन्डिंग है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ध्यान रखना, एक सिंगल आयोनिक बॉन्ड एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है। आपको नॉर्मली लोग बताएंगे कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक सिंगल आयोनिक बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। फिर हम बोलते हैं भैया इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा क्यों, तो इसका रीजन मैं बता रहा हूं, कभी भी अकेले होते ही
जब आपको NaCl को अगर ब्रेक करना है तो कभी ऐसा मिलेगा ही नहीं कि एक Na और एक Cl, नहीं, आपको तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जो उसके पूरे यूनिट्स हैं उसे क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, उस पूरे क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करना होगा, यानी कि आपको बहुत सारी एनर्जी एक साथ देनी होगी जिससे आप NaCl को क्या कर पाओगे, ब्रेक कर पाओगे उसके आयंस में, ठीक है ना। जबकि HCl जो है, मान लो उसका एक मॉलिक्यूल अकेला है, उसके दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में उनमें ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि इसमें क्या होता है, ये तो पूरा क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक सिंगल आयनिक बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, फिर भी आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होते हैं। उसका रीजन यही है कि आयनिक कंपाउंड के जो आयनिक बॉन्ड होते हैं कभी वो अकेले होते ही नहीं है, वो तो पूरे पूरे एक क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं। सो हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैं यही लिखूंगा, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट, BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो चलिए ये दूसरी प्रॉपर्टी है, नोट करते चलिए, फिर हम देखते हैं अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंडक्टेंस, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो चलिए पहले मैं करता हूं बोर्ड साफ, और अब हम देखते हैं द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स व्हिच इज कंडक्टेंस, यानी कि यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें बच्चों मैं ये बोलूंगा कि जब ये आयनिक कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं, जब NaCl सॉलिड स्टेट में है तो उसका Na+ और Cl- बॉन्डेड फॉर्म में है, एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, और क्योंकि इनके आयंस Na+ और Cl- बॉन्डेड फॉर्म में है तो ये फ्री नहीं होंगे, और ये फ्री नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। यानी कि इनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि Na+ और Cl- अलग अलग हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट में तो भैया ये होते हैं बॉन्डेड फॉर्म में, और जब ये होते हैं बॉन्डेड फॉर्म में तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉन्डेड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, देन दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट, अब लिक्विड स्टेट में दो तरह से हो सकता है कि मैंने पानी में, वाटर में NaCl डाल दिया या NaCl को ही मेल्ट कर दिया, यानी मैं बोलूंगा इन सॉल्यूशन स्टेट और मोल्टन स्टेट, या सिंपली मैं बोल दूं लिक्विड स्टेट। जब मैंने लिक्विड स्टेट में लेता हूं Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो सेपरेट हो जाने के कारण Na+ और Cl- अलग अलग हो जाने के कारण फ्री हो जाते हैं, और अब ये फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, दे आर बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, but good conductors in liquid solution state, liquid solution state और molten state। molten state मतलब आप समझ गए होंगे, हम उसी को मेल्ट कर देते हैं जब, है ना, तो molten state। Is it clear? So this is conductance। solid state में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लिक्विड स्टेट में करने लगते हैं। कभी भी ये पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड स्टेट में इसके आयंस बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देते हैं, जबकि लिक्विड सॉल्यूशन स्टेट में आयंस हो चुके होते हैं फ्री, और
क्योंकि आयन हो चुके होते हैं फ्री, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सॉल्वेशन, या सिंपली हम बोले सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और किस तरह के सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आयोनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो ये पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट देखिए, वैसे तो पोलर नॉन पोलर हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूं। अगर कोई सॉल्वेंट चार्ज में ब्रेक हो रहा है, मतलब किसी सॉल्वेंट में पार्शियल चार्जेस हैं, अगर किसी सॉल्वेंट के एटम चार्ज कैरी करते हैं तो वो होगा पोलर, और जिसमें चार्ज कैरी नहीं करते वो होंगे नॉन पोलर। जैसे वाटर में H+ और OH- बनता है, यानी कि भाई कैसा है, पोलर है। और जैसे बेंजीन C6H6, क्या उसमें चार्ज आता है, नहीं आता है ना, तो वो क्या है, नॉन पोलर। अगर आपको यहां समझ में आ गया ठीक, नहीं तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आगे हम नॉन पोलर और पोलर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डालूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए पहले मैं ये लिख देता हूं, क्या आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents and non soluble या insoluble कह सकते हैं हम, insoluble in non polar solvents। तो आखिर इसका फंडा क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे मैंने लिया NaCl को, तो NaCl में होता है Na+ और दूसरा होता है Cl-, और क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, तो इनके बीच में इस तरह का अट्रैक्शन फोर्स हम बना सकते हैं। इनके बीच में ये कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जब भी दो चार्ज होते हैं ना, जब भी दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो मैं बोलूंगा यहां पर कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी Na+ Cl- को, Cl- Na+ को एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अब मैंने लिया इस NaCl को वाटर में डाल दिया, जैसे ही मैंने पानी में इसको डाला तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। वाटर का जो OH- वाला पार्ट है वो इस Na+ को क्या करेगा बच्चों, चारों तरफ से घेर लेगा, यानी कि सराउंड कर लेगा। The Na+ ions are surrounded by the OH- ions of water and the Cl- ions are surrounded by H+ ions of the water। यानी कि Na+ को कौन घेर लेता है, OH- और Cl- को कौन घेर लेता है, H+। और इसे ये बोल देते हैं, यानी Na+ को ये OH- बोलता है और Cl- को ये H+ बोलता है। हमने तो भाई चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और फिर ये क्या करेंगे बेचारे, उनके हवाले कर देंगे। कैसे, देखिए, ये OH- Na+ को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये H+ Cl- को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस तरह से Na+ अलग, Cl- अलग। जब ये दूर दूर चले जाते हैं तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। चलिए समझ में आती बात, तो ध्यान से सुनिए कैसे ये डिसॉल्व होते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के आयंस को ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्ट ऑफ सॉल्वेंट लाइक OH- एंड H+ चारों तरफ से सराउंड कर देते हैं और उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन।
इसके कारण क्या होगा, Na+ यहाँ चला जाएगा वाटर में, Cl- वहां चला जाएगा, यानी कि NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट हुआ हमारा वाटर तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो चलिए नोट करते चलिए मेरे साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ये सॉल्युबिलिटी के अंदर ही अब हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक यही चल रहा है बच्चों, ध्यान रखें आप लोग, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्वेशन या जिसे हम दूसरा नाम देते हैं हाइड्रेशन। है तो दोनों एक ही। अगर सॉल्वेंट हुआ वाटर, जो कि हम 90% केसेस में लेकर के चलते हैं, तो फिर हम उसे बोलेंगे हाइड्रेशन। और कोई अदर सॉल्वेंट है तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉल्वेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, द डिसोल्यूशन प्रोसेस of an ionic compound in polar solvent is called what? Solvation. इसे क्या कहेंगे बच्चों हम? Solvation. And if the solvent is water, if the solvent is water, then it is called what? Hydration. तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हम किसे कहते हैं। चलिए फिर इसके आगे अगली टर्म डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जब ये Na+ और Cl- वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो इस समय एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो पहले मैं इसे करता हूं साफ, फिर हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब मैंने 1 मोल ऑफ NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, 1 मोल ऑफ NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसके डिसॉल्व होने के कारण एक एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है भैया? Na+ ने OH- से बॉन्डिंग की, Cl- ने H+ से बॉन्डिंग की। तो जब जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी रिलीज होती। तो अगर ये रिलीज होने वाली एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो ये आगे के बॉन्ड को भी ब्रेक करते जाएगी और पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन नए बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो कम हुई तो वो आगे के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगी और कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, जिसे हम एक और नाम देते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए सॉल्वेशन और हाइड्रेशन सब एक ही टर्म है, बस फर्क क्या है, अगर सॉल्वेंट है हमारा वाटर तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट है हमारा अदर सॉल्वेंट तो उसे हम सॉल्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या बोलूंगा, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से जो एनर्जी रिलीज होती दैट इज आवर सॉल्वेशन एनर्जी। द एनर्जी released during the सॉल्वेशन का मतलब आप सीधा सा हिंदी में समझ सकते हैं, घुलना। इसे हम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्वेशन भी बोलते हैं, एक ही है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द सॉल्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड solvation energy. What? Solvation energy. अब बच्चों सॉल्वेशन एनर्जी तो आप समझ गए, इसका उल्टा मतलब इसमें एक और बात हम ऐड कर सकते हैं, एंड इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, then it is called what? Hydration energy.
एनर्जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यानी NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और सॉल्वेशन एनर्जी मतलब NaCl जब डिसॉल्व हो रहा है जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आप समझिए, NaCl जब शुरू में डिसॉल्व हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, अगर वो एनर्जी जो रिलीज हुई बहुत ज्यादा है तो वो आगे वाले NaCl के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगी। यानी इस तरह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि जो हमारी हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी है, यही आगे लेटेस्ट एनर्जी का काम करेगी और बॉन्ड्स को ब्रेक करते जाएगी और इस तरह से एक ना एक दिन हमारा पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर लेटेस्ट एनर्जी हुई ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है डिसोल्यूशन के दौरान वो कम है, तो अब वो एनर्जी क्या आगे बॉन्ड ब्रेक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी भाई, कम है। चाहिए तो ज्यादा थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगी और कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं एक बात और यहां पर ऐड करूंगा, आपने लिख लिया होगा इसे। तो इसके बारे में मैं अगली बात जो बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। एन आयोनिक कंपाउंड will dissolve in a polar solvent, in a polar solvent only if, कब होगा सॉल्वेंट? जब लैटिस एनर्जी होगी कम, लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। चाहो तो आप हाइड्रेशन एनर्जी की जगह सॉल्वेशन एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड डिसॉल्व होगा। अब इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, वाइस वर्सा, मतलब अगर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी हुई कम, लैटिस एनर्जी हुई ज्यादा, तो कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आती बात? तो ये हमने समझा सॉल्युबिलिटी के बारे में। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, जिसका नाम है बच्चों आइसोमोर्फिज्म। देखिए क्या है अगली प्रॉपर्टी हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसका नाम है क्या? आइसोमोर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। कई बार कुछ बुक्स में आपको लिखी मिल जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर तो बहुत सारे टॉपिक छोड़ देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये हो सकता है कि मेरा सीक्वेंस आपकी बुक के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन हम कवर तो हर एक टॉपिक को करेंगे। तो देखिए आइसोमॉर्फिज्म, जब एक ही आयनिक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, मतलब सेम कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आइसोमॉर्फिज्म। तो मैं क्या लिखूंगा? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ionic compound having more than one structure is called isomorphism। एग्जांपल से आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। जैसे जिंक सल्फाइड होता है बच्चों ZnS, इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे हम? जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जबकि दूसरा क्या होता है बच्चों? वुर्जाइट स्ट्रक्चर। क्या होता है? वुर्जाइट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर भी आप हालांकि 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, लेकिन अभी बस आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। यही जो प्रॉपर्टी है अगर कोवेलेंट कंपाउंड में है तो उसे हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो फिलहाल ये थे बच्चों
आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हमने समझा आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इसे आप नोट करिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको पहले ही बता दूं, नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को। ठीक है ना? तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे के टॉपिक भी ध्यान से समझते रहिए, ताकि आपका लास्ट में जाकर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो सके। तो हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।